हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके। आज आगे कंटिन्यू कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर। और आज जो पढ़ाएंगे टॉपिक वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बहुत ही आसान सा टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझने से पहले एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, उसमें वो होता है एरिया वेक्टर। वो चीज़ आप पहले एरिया वेक्टर मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद फिर समझेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो पहले एरिया वेक्टर देख लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है, क्या है एरिया वेक्टर। एरिया इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। सबको पता होगा कि एरिया आज तक निकालते आ रहे, थर्ड फोर्थ क्लास से एरिया निकालना सिखा देते हैं किसी भी सरफेस का। तो एरिया एक स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन अब से आगे फिजिक्स में हम एरिया को एक वेक्टर क्वांटिटी मान के चलेंगे फॉर आर सिंप्लिसिटी। अपनी सिंप्लिसिटी के लिए हम ये मान के चलेंगे कि एरिया अब से क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब भाई सब कहेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी होगी उसकी ऑब्वियसली। अब एरिया की डायरेक्शन कहाँ से लेके आए, तो बाय कन्वेंशन हम लोग क्या डायरेक्शन चुन लेते हैं उसकी। जो भी सरफेस आप ले रहे हो उससे नॉर्मल आउटवर्ड ले लेंगे, आउटवर्ड एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे और वो क्या हो जाती है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो जाती है। ठीक है, समझने के लिए देखिए मैं एक बार पर रीड आउट कर देता हूँ क्या लिखा है यहाँ पे। बाय कन्वेंशन द वेक्टर एसोसिएटेड विद एवरी एरिया एलिमेंट ऑफ अ क्लोज सरफेस इज टेकन टू बी इन द डायरेक्शन ऑफ आउटवर्ड नॉर्मल। आउटवर्ड नॉर्मल का मतलब सबको समझ में आता होगा। आउटवर्ड नॉर्मल का मतलब क्या होता है कि बाहर की तरफ नॉर्मल, बाहर की तरफ परपेंडिकुलर। सपोज़ करिए आप टेबल पे टेबल रखिए आपके सामने। आप टेबल का कोई भी एक स्मॉल एलिमेंट ले लीजिए। क्लोज सरफेस एरिया होना चाहिए, ये ध्यान रखना एरिया वेक्टर निकालने के लिए। क्लोज सरफेस एरिया, ऊपर वाला टेबल जो रेक्टेंगल है, आप किसी एक स्मॉल, आपने उसमें एक छोटा सा रेक्टेंगल बना लिया बीच में पेंसिल से, आप उसकी डायरेक्शन निकालना चाहते हो, उस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, तो वो कहाँ होगी, ऊपर की तरफ होगी, आपके छत की तरफ होगी और ऊपर की तरफ पॉइंट कर रही होगी। तो आउटवर्ड नॉर्मल सबको समझ में आता होगा कि एरिया वेक्टर किस तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो सपोज़ करिए मैंने एक बुक जो है वो फेस कर दी, दीवार की तरफ को फेस कर रखी है। उस बुक का अगर एरिया वेक्टर मैं निकालूंगा तो वो किस तरफ आएगा, दीवार की तरफ आएगा और उस बुक से परपेंडिकुलर होगा कुछ इस तरीके से। सपोज़ करिए ये मैंने कोई सरफेस बनाया इस तरीके से, तो इसका आप निकालोगे तो इसका परपेंडिकुलर, अगर ये दीवार, यहाँ पे दीवार है, इस तरफ फेस कर रहा है तो इसकी तरफ बाहर की तरफ आएगा। बहुत आसान है समझना, कोई बड़ी बात नहीं है, समझ में आ रखा होगा, आ गया होगा शायद सबको। टेबल वाले एग्जांपल से बस समझ में आया होगा। 10 एरिया एलिमेंट डेलेस वेक्टर अब लिखेंगे। डेलेस क्या है, डेलेस है भाई कोई भी, मान लो ये मैंने सरफेस लिया, इसका सरफेस एरिया, इसका एरिया पूरा था एस। मैं कोई एक छोटे से पार्ट की बात कर रहा हूँ जिसका मैं निकालना चाह रहा हूँ, तो इसका एरिया मैं डेल एस से डिनोट कर रहा हूँ। वेक्टर क्वांटिटी तो मैंने ऊपर डेल एस वेक्टर लिख दिया। तो डेल एस वेक्टर कैसे निकालेंगे, कहीं भी अब हम वेक्टर क्वांटिटी एरिया लिखा करेंगे तो कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो उसे एक्सप्रेस इस तरीके से करेंगे, एन कैप डेल एस। ठीक है, यहाँ पे डेल एस क्या है, डेल एस मैग्नीट्यूड है एरिया एलिमेंट का, जितना भी वो एरिया होगा उसका 0.1 मीटर स्क्वायर, 0.2 मीटर स्क्वायर, वॉट एवर विल बी द मैग्नीट्यूड। और एन कैप क्या होगा वहाँ पे, एन कैप होगा उसका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर सबको पता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन दिखाता है किसी भी पर्टिकुलर वेक्टर की। तो एन कैप हम हमेशा एसोसिएट करके चलाएंगे। और एन कैप किस तरीके से ड्रॉ करोगे, एन कैप हमेशा रहेगा आउटवर्ड नॉर्मल। यहाँ पे लिखा है कि जो भी डायरेक्शन होगी एन कैप की वो क्या रहेगी, हमेशा आउटवर्ड रहा करेगी सरफेस से, और नॉर्मल रहा करेगी, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना के रहा करेगी। इतना क्लियर हुआ होगा एरिया वेक्टर सबको। अगर एरिया वेक्टर समझ में आ गया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसानी से समझ जाओगे, टॉपिक को उड़ा दोगे। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन एरिया इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दिस एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी पर्टिकुलर एरिया से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पास आउट हो रही हैं, उसको हम लोग क्या बोल सकते हो, आप लोग उसको बोल सकते हो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल सकते हो। तो भाई क्या करें, तो बहुत आसान सी चीज़ है फिर तो, किसी भी सरफेस पे से बनाओ, लाइन जा रही है उन्हें गिन लो और बता दो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना होगा। पर उतना भी आसान नहीं है, क्यों, क्योंकि जैसे सपोज करिए एक सरफेस मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, ए वाली जो फिगर है, अगर आप इसमें क्या करते हो, इसमें यहाँ पे कितनी लाइन ड्रॉ कर रखी है ना, 5 ड्रॉ कर रखी है, यहाँ पे आप 2 और ड्रॉ कर लीजिए, 5 और ड्रॉ कर लीजिए, कोई मना थोड़ी ना करेगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकाल पाओगे इतने बड़े सरफेस के लिए, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल पाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम क्या करा करेंगे, छोटे छोटे एलिमेंट पे पॉसिबल लाइंस लेके चला करेंगे कि इतनी लाइंस ड्रॉ करी जा सकती हैं। छोटे सरफेस के लिए क्या करा करेंगे, एरिया निकाला करेंगे किसी पर्टिकुलर एलिमेंट डेल एस के लिए। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते डायरेक्टली, डिफाइन में तो ये लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कैसे निकाल सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया से निकाल सकते हैं। बट अगर आप प्रैक्टिकली निकालने चलोगे तो वो पॉसिबल नहीं है फॉर अ लार्ज सरफेस एरिया। इसलिए छोटे सरफेस एरिया के लिए वहाँ पे पॉसिबिलिटी कम होती है बहुत ज़्यादा लाइंस पास होने की, तो वहाँ आप इस डेफिनेशन को ट्रू बोल सकते हो। बट एग्जैक्ट अगर डिफाइन लिखने के लिए आती है आप तो ये डिफाइन लिख सकते हैं। कैसे निकालेंगे, क्या फार्मूला बनाएंगे, देखते हैं समझते हैं।
इफ़ वी प्लेस अ स्मॉल प्लेनर एलिमेंट्स ऑफ एरिया डेल एस नॉर्मल टू ई वेक्टर एट दिस पॉइंट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दिस एरिया इज प्रोपोर्शनल टू ई डेल एस। क्या बोल रहा है कि अगर आपने क्या कर दिया, एक स्मॉल प्लेनर एलिमेंट एरिया डेल एस जो है वो ये दिखा रखा है, ये वाला जो भी ये सरफेस रखा है इसका एरिया यहाँ पे डेल एस बताया गया है। ये डेल एस जो है वो आपने क्या करा है, एक इस तरीके से रखा है कि वो नॉर्मल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, दिख रहा होगा क्लियरली यहाँ सबको। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो परपेंडिकुलर से समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ें रखी गई होंगी। ठीक है, तो ये सरफेस कुछ इस तरीके से रखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इसके परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर का मतलब समझते होंगे कि पीछे से आ रहे हैं और आगे से बाहर की तरफ निकल रही होंगी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ सबको। चलिए, तो अगर इसमें आपको क्या निकालना है, इसमें अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहते हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं ई डेल एस के। ई डेल एस के प्रोपोर्शनल होती है, मतलब क्या है कि ई कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है इसका और डेल एस क्या है, एरिया कितना है, इसके प्रोपोर्शनल होता है क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। सबने पढ़ा ये सिंबल फाई बोलते हैं इसको, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करेंगे। स्मॉल सरफेस के लिए निकालेंगे तो डेल फाई लिख लेंगे, जब तक डेल एस के लिए ले रहे हैं तो डेल फाई लिख लेंगे इसको। तो डेल फाई क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इक्वल टू का साइन नहीं आएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, प्रोपोर्शनल का साइन आ जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि जो डेल फाई होगा वो क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा ई डेल एस के, यानी कि फ्लक्स आप निकालना चाहते हो तो ई डेल एस के प्रोडक्ट के वो प्रोपोर्शनल आएगा। अब समझ में नहीं आई बात, तो और थोड़ा क्लियर करते हैं इस चीज़ को कि कैसे निकालें, हम एक्चुअली करेंगे कैसे, न्यूमेरिकल्स कैसे करेंगे, सॉल्व आउट कैसे करेंगे इस वैल्यू को। देखिए, अब मैंने क्या करा, इस वाले सरफेस को, ये जो सरफेस था इस सरफेस को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, दिख रहा होगा यहाँ पे सबको, इस सरफेस को कुछ इस तरीके से टिल्ट कर दिया कि अभी क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर एन था उसके बीच में कोई एंगल नहीं था। ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में थे, लेकिन कुछ इस तरीके से टिल्ट कर दिया कि अब एरिया वेक्टर जो एन वेक्टर दिख रहा होगा, ये एन वेक्टर, इसके बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर के बीच में क्या हो गया है, एक एंगल बनने लग गया है। कितना एंगल है, वो थीटा एंगल है। अगर हम थीटा एंगल से टिल्ट कर दिया, आप कोई भी चीज़ें टिल्ट कर सकते हो, या आप सरफेस एरिया वाले शीट को टिल्ट कर दीजिए या आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज कर दीजिए। कहने का मतलब ये है कि नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो कितना है, वो एंगल थीटा है। तो डेल फाई जो है वो किस तरीके से निकाल सकते हो, डेल फाई बराबर आता है किसके, डेल फाई आता है ई डेल एस कॉस थीटा। कैसे आ गया ई डेल एस कॉस थीटा, नहीं आया समझ में, समझाइए, देखिए समझिए कैसे आएगा। ई वेक्टर दिख रहा है सबको। अब मैं आपको दो चीज़ें दोनों तरीके से बताता हूँ रिजॉल्व करके। ई वेक्टर दिख रहा है सबको, ई वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, ये है भाई ई वेक्टर की डायरेक्शन। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसे रिजॉल्व करना चाहता हूँ मैं। तो रिजॉल्व कैसे करूँगा, ये थीटा है ना, तो रिजॉल्व कैसे करते हैं भाई, ये मान लीजिए मैं यहाँ रिजॉल्व करके दिखाता हूँ। एक डायरेक्शन ये आएगी वेक्टर की, अगर इसे रेक्टेंगुलर वेक्टर में रिजॉल्व करते हैं, और एक डायरेक्शन क्या आएगी, ये आएगी, ये थीटा बन रहा है, यहाँ पे एंगल थीटा है, तो ये वाली क्या हो जाएगी लाइन, ये कॉस थीटा हो जाएगी। सबको पता है थीटा के पास वाला कॉस थीटा होता है। और ये वाली कौन सी हो जाएगी, ये साइन थीटा हो जाएगी। सबको पता है थीटा से दूर वाला साइन थीटा होता है। और हमने क्या बोला, अभी यहाँ से बता के आए हैं, जो अभी बता के आए थे आपको, डेल फाई जो होता था वो क्या होता था, प्रोपोर्शनल होता था। कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक ही डायरेक्शन में थे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में होता है वही कंट्रीब्यूट करता है फ्लक्स के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट कौन सा है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में, ई कॉस थीटा। तो ई कॉस थीटा ही कंट्रीब्यूट करेगा। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, नीचे देखिए, अब यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, डेल फाई इज इक्वल्स टू ई डेल एस कॉस थीटा लिख सकते हैं। आप इसको किसी भी तरीके से समझ सकते हैं। आप ये समझ लीजिए कि हमने डेल एस को रिजॉल्व करा होगा, आप डेल एस को रिजॉल्व करके चल सकते हैं, या फिर आप ई वेक्टर को रिजॉल्व करके चल सकते हैं। आप ई वेक्टर को रिजॉल्व करके चलिए, वो थोड़ा आसान रहेगा, जैसे मैंने अभी आपको समझाया। तो ई कॉस थीटा ले लिया मैंने, ई का कंपोनेंट, और डेल एस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब डॉट कॉस थीटा पता है सबको कि कॉस थीटा अगर आप हटाते हो या कॉस थीटा लगाते हो तो किस में आता है, वो डॉट प्रोडक्ट में आता है। तो क्लियरली यहाँ से कह सकते हैं दैट डेल फाई जो होगा, यहाँ पे आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, डेल फाई जो है वो किसके बराबर है, ई वेक्टर डॉट डेल एस वेक्टर के बराबर है। यहाँ पे ई वेक्टर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और डेल एस वेक्टर क्या है, एरिया वेक्टर है। ठीक है, और थीटा अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हो तो थीटा क्या है, एंगल है बिटवीन ई वेक्टर एंड डेल एस वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के साथ में कितना एंगल बना रहा है वो है। ठीक है, स्पेशल केसेस अलग अलग हो सकते हैं इसके। पहला स्पेशल केस क्या है कि अगर थीटा जीरो हो जाता है, तो थीटा जीरो हो जाता है तो फ्लक्स क्या हो जाएगी उस टाइम पे, मैक्सिमम हो जाएगी, कि कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है। अगर थीटा 90 हो जाता है, तो थीटा 90 हो जाता है तो वह क्या हो जाएगा, कॉस 90 जीरो होता है तो 5 फ्लक्स उस टाइम पे क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर आप थीटा ग्रेटर देन 90 ले लेते हो, मतलब एंगल बहुत ज़्यादा बना देते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक
एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, तो थीटा ग्रेटर देन 90, थीटा ग्रेटर देन 90 कभी भी लेके जाओगे आप, सबको पता है कॉस थीटा क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है, तो फ्लक्स उस टाइम पे क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो ये चीज़ें आसान है, स्पेशल केसेस आप नोट कर लीजिएगा, ये सब चीज़ें भी आसान से समझ में आ सकती हैं। नॉर्मल टू एरिया एलिमेंट जब आप डायग्राम ड्रॉ करोगे तो इन्हें देख सकते हो, नॉर्मल टू एरिया एलिमेंट परपेंडिकुलर होगा और ये अलॉन्ग द एरिया एलिमेंट मतलब सेम डायरेक्शन में होगा। क्लियर है, ये तो आसान चीज़ें हैं। चलिए आगे चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ रहे हैं। To calculate the total electric flux through any given surface, we have to divide the given surface into small area elements and calculate flux at each element and add them up. अगर आपको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालनी है किसी बड़े सरफेस के लिए, भी जैसे मैंने बताया, ये हमने सरफेस ये जो बना के दिखा रहे थे आपको इस तरीके का पीछे डायग्राम में, ये हम मैग्नीफाई करके ले रहे हैं, ये समझ सकते हो आप। ये एक्चुअली बहुत छोटा सरफेस है, आपको डायग्राम बस बड़ा करके दिखा दिया है। तो इस तरीके से आप मान लीजिए ये सोच के चलो कि इतना छोटा सरफेस होगा कोई। अगर आप इतने बड़े सरफेस का निकालना चाहते हैं तो इतने छोटे छोटे सरफेस के आपको निकालने पड़ेंगे और फिर सबको एडअप करना पड़ेगा, तब आप इसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हो बड़े वाले के लिए। तो कैसे निकालेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई निकालना है आपको, तो सबमिशन कर दीजिए किसका, ई वेक्टर डॉट डेल एस वेक्टर का, हर एक के लिए। जैसे इस वाले के लिए ई वेक्टर डॉट डेल एस वेक्टर निकालिए, इस वाले के लिए ई वेक्टर डॉट डेल एस वेक्टर निकालिए, सबका निकालते चलिए, बहुत जितने भी सरफेसेज हैं और सबका ऐड कर दीजिए। अब कह रहा है कि व्हेन वी टेक डेल एस टू बी जीरो, अगर हम डेल एस टेंड्स टू जीरो ले लेते हैं, मतलब अभी मैंने बोला ना बहुत बड़ा है बहुत छोटा है, ये जो मैंने बना के दिखाया है आपको, ये मैंने बहुत, ये भी बहुत बड़ा बना दिया, इससे भी छोटे छोटे लेके हम कंसीडर करते हैं। यानी कि ये मान सकते हो कि जब एरिया वेक्टर है वो क्या होता है, लगभग जो है वो एरिया जो है वो ज़ीरो होता है, इतना छोटा सरफेस लिया जाता है। तो उस टाइम पे ये वाला फार्मूला जो है वो बनता है। और ये क्या फार्मूला है, ये फार्मूला है आपका फाइनल फार्मूला। इस फार्मूले को आप याद करके चलेंगे, इसी फार्मूले को आगे हम गॉस थ्योरम में भी पढ़ेंगे। ये फार्मूला आप रट्टा मार लीजिए, याद कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। फाई ई इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डेल एस वेक्टर। यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, आप ऐड कर लीजिएगा उसे, चाहें तो आप इस तरीके से एस ऐड कर लेना। यहाँ पे अभी मैं नीचे दिखाऊंगा किस तरीके से लिखते हैं इसको, इस तरीके से एस ऐड कर लेना। यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल ये जो साइन बना है, ये वाला जो साइन बन रहा है, इसके नीचे एस लिख लेना छोटा सबस्क्रिप्ट में, ठीक है। तो फाई ई क्या हो जाएगा उस टाइम पे, फाई ई हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डेल एस वेक्टर। ये क्या साइन है, ये नहीं पढ़ा हमने आज तक, सबने पढ़ा होगा ये क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है ये, ठीक है। अब ये क्या बला आ गई इसमें, ये क्या लग गया यहाँ पे, फाई का भाई आ गया क्या, फाई का कौन है ये, तो ये फाई नहीं है, ये सरफेस इंटीग्रल है। इसका मतलब क्या होता है कि ये कोई भी एक क्लोज सरफेस है, ये इसके लिए हमने क्या करा है, वैल्यू को इंटीग्रेट करा है और कुछ नहीं करा। क्लोज सरफेस के लिए वैल्यू को इंटीग्रेट कर दिया। द सर्कल ऑन द इंटीग्रल साइन इंडिकेट्स दैट सरफेस ऑफ इंटीग्रेशन इज क्लोज्ड सरफेस। जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, भाई यहाँ किसी सरफेस का ही तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, किसी सरफेस एरिया का, जिस सरफेस का इंटीग्रेशन कर रहे हो आप वो एक क्लोज्ड सरफेस है, ये सर्कल ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये साइन हमेशा हम यही लगा के चलेंगे। अब से जहाँ कहीं भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, जहाँ कहीं भी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को यूज़ करेंगे, आप कभी भी ये अकेला इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाओगे, हमेशा सरफेस इंटीग्रल लगाओगे इस तरीके से, और यहाँ सब्सक्रिप्ट में एस लिखा करोगे इस तरीके से, ठीक है। चलिए दिखा देंगे नीचे अभी कैसे लिखना है सब्सक्रिप्ट में एस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायरेक्शन नहीं होती है कोई भी। ऐसा यूनिट आप निकालना चाहते हैं तो ई डेल एस दिखाया था, तो ई की पुट कर दीजिए, न्यूटन पर कूलम होती है सबको पता है, ठीक है। और एस की पुट कर दीजिए, एस क्या है, एरिया मीटर स्क्वायर में होता है, तो इसकी यूनिट क्या बन जाती है, ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। ये बन गई आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट। चलिए अब नेक्स्ट आज की वीडियो के लिए लास्ट हेडिंग स्टार्ट करा दे रहे हैं गॉस थ्योरम में। छोटा टॉपिक नहीं है, टॉपिक बहुत बड़ा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गॉस थ्योरम जो है वो अगर आप एनसीईआरटी से अगर कोई रेफरेंस लेके पढ़ता होगा, हालांकि एनसीईआरटी कोई पढ़ता नहीं है, एनसीईआर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चलते हैं, तो ये टॉपिक जो है आपके फर्स्ट चैप्टर में था। लेकिन मैं जिस बुक से आपको रेफरेंस से पढ़ाता हूँ उस बुक में ये सेकंड चैप्टर में दे रखा है, और हमेशा हम सेकंड चैप्टर में ही पढ़ते हैं। आप कहीं भी पढ़ लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैट्स पूरी यूनिट एक साथ आती है हमेशा, जब कभी भी आएगी तो आप कहीं भी पढ़ लीजिए, पता होना चाहिए आपको गॉस थ्योरम क्या होती है। चलिए पढ़ते हैं गॉस थ्योरम क्या है। गॉस थ्योरम कहती है द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ई वेक्टर प्रोड्यूस बाय एनी सोर्सेज ओवर एनी क्लोज सरफेस एस, किसी एक क्लोज सरफेस एस से, एनक्लोजिंग अ वॉल्यूम वी इन वैक्यूम इज़ 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज क्यू कंटेंट इनसाइड एस। क्या है इतनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन, नहीं आई समझ में, आसान भाषा में समझिए। सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ई वेक्टर क्या कह रहा है, सरफेस इंटीग्रल मतलब जो अभी लिखा था ना, ये वाला जो सिंबल बना के दिखाया था आपको, ये
ये वाला सरफेस इंटीग्रल है, ये होता है सरफेस इंटीग्रल। ये देखो मैंने बोला था नीचे दिखाएंगे, इस तरीके से ऊपर भी लिखना है आपको सरफेस इंटीग्रल, ठीक है। तो सरफेस इंटीग्रल क्या कह रहा है, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ई वेक्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है यहाँ पे ये ई वेक्टर, इसका अगर आप सरफेस इंटीग्रल करते हो किसी एक क्लोज्ड सरफेस एरिया, कौन सा था क्लोज सरफेस एरिया, ये क्लोज सरफेस एरिया है। यहाँ पे मैं सर्कल मान के स्फेयर मान के चल रहे हैं हम लोग, गॉस थ्योरम में हम हमेशा स्फेयर मान के ही चलेंगे। रीज़न बताएंगे इसका कि स्फेयर क्यों मान के चलते हैं आगे जब पहुँचेंगे, तो जब हम पढ़ेंगे डिटेल में गॉस थ्योरम को, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तो स्फेयर लेके चल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो स्फेयर का जो भी क्लोज सरफेस एरिया है उसकी बात कर रहे हैं, एनक्लोजिंग अ वॉल्यूम वी, और इसके अंदर क्या है, ये कितनी वॉल्यूम को एनक्लोज करता है, वी वॉल्यूम का एनक्लोज करता है, और ये वैक्यूम में लिया गया है। तो अगर इसका आप सरफेस इंटीग्रल निकालते हो तो वो क्या होता है, वो 1/ε0 होता है किस चीज़ के, जो चार्ज इसके अंदर होगा। इसके अंदर सपोज करिए इसके अंदर कितना चार्ज था, इसके अंदर क्यू चार्ज था, ये अभी सरफेस बनाया हमने और इसके अंदर कैपिटल क्यू चार्ज रखा है। तो जो सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ओवर दिस क्लोज्ड सरफेस एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, 1 दिख रहा होगा यहाँ पे, अगर आप नहीं समझ में आ रहा हो तो ऐसे भी समझ सकते हो, 1/ε0 है, 1/ε0 टाइम्स क्यू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके बराबर हो जाता है, ये देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख भी दिया है, फाई ई जो है वो Q/ε0 के बराबर होता है। ये थी डिफाइन। अगर किसी को नहीं समझ में आती डिफाइन तो और आसान भाषा में बताता हूँ मैं। कुछ नहीं कहती गॉस थ्योरम सिर्फ इतना कहती है कि अगर आप किसी क्लोज्ड सरफेस एरिया के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहते हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला ऊपर पढ़ा के आए हैं अभी, φ = सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर होता है। तो गॉस थ्योरम ये कहती है कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये 1/ε0 टाइम्स होती है जितना भी चार्ज ये स्फीयर एनक्लोज कर रहा होगा वो, ठीक है। सिंपल भाषा में समझने का यही है, कोई भी क्लोज सरफेस के लिए अगर आप फ्लक्स निकालना चाहते हो तो फ्लक्स जो होगी 1/ε0 होगी उस चार्ज के जो भी वो स्फीयर अपने अंदर एनक्लोज कर रहा है, कंटेंट इनसाइड। इनसाइड बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पे, अंदर का चार्ज है, सिर्फ बाहर कोई भी चार्ज से किसी भी चार्ज से कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। यहाँ लिख भी दिया मैंने इसीलिए, देयर इज़ नो कंट्रीब्यूशन टू द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम द चार्जेस आउटसाइड एस, इस सरफेस एरिया एस से बाहर कोई भी कितना भी बड़ा चार्ज क्यू कहीं और भी रखे हों उससे कोई मतलब नहीं है आपको सिर्फ अंदर कितना चार्ज है उससे मतलब होता है। लोकेशन ऑफ क्यू इनसाइड एस डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द सरफेस इंटीग्रल। लोकेशन ऑफ क्यू इनसाइड एस मतलब ये था एस आपका सरफेस एरिया, क्यू यहाँ कहीं प्रेजेंट है या क्यू सेंटर पे प्रेजेंट है या क्यू यहाँ प्रेजेंट है या क्यू बिल्कुल कहीं कोने पे प्रेजेंट है। क्यू की लोकेशन इस वैल्यू इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल रिमेन सेम। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं हमेशा, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इस पर, क्योंकि बच्चे गलती कर देते हैं। न्यूमेरिकल आसान बनते हैं लेकिन ट्रिकी होते हैं थोड़े से, बाहर भी चार्ज दे देते हैं, अगर आप उसे इंक्लूड कर लोगे तो गलत हो जाएंगे। क्लियर चीज़ें और बहुत सारी क्लियर हो जाएंगी, ये सारी चीज़ें अगर किसी को कन्फ्यूजन रही है गॉस थ्योरम में, क्योंकि आगे बहुत सारी एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं हम गॉस थ्योरम की एक एक करके डिटेल में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गॉस थ्योरम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसकी एप्लीकेशंस हैं, पिछली कितनी बार बोर्ड्स में आ चुकी हैं वो, ठीक है। तो वो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो में कुछ भी नहीं समझ में आया हो किसी को तो कमेंट करिएगा वीडियो को, और पसंद आई हो वीडियो तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, बाय बाय।